नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाक त्यागी। क्वेश्चनर में आज सबसे पहले बात होगी फर्जी गौरक्षकों की और उनके नाम पर हो रही गुंडागर्दी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को एक बार फिर सख्त संदेश दिया, लेकिन लगता नहीं संदेश का कुछ असर हो रहा है। झारखंड के रामगढ़ से जो तस्वीरें आई हैं वो ये बताती हैं कि गाय के नाम पर गुंडागर्दी लगातार जारी है और इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि देश का प्रधानमंत्री भी अगर सख्ती से निपटने की बात कहता है। घटना झारखंड के रामगढ़ जिले की है, जहां 3 लोगों को शक पर पिटाई कर दी गई कि वो गाड़ी में प्रतिबंधित गौमांस ले जा रहे थे। गाड़ी के चालक की पीट कर हत्या कर दी गई। खबर के मुताबिक इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई है। आप देख सकते हैं कुछ लोगों ने गाड़ी रोककर किस तरह से वहां पर बताया जा रहा है कि एक शख्स को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई है। अभी तक खबर आ रही है, ये इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन सवाल यही है कि लगातार सरकार की तरफ से तीसरी बार ऐसा है कि जब प्रधानमंत्री ने गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की आलोचना की है, सख्ती से निपटने के संदेश दिए हैं, लेकिन लगता नहीं कि प्रशासन गौरक्षकों के खिलाफ सख्ती से निपट रहा है। लोग उन्माद जो है ये फैलाते ही जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि झारखंड से ये अकेली तस्वीर सामने आई हो। गाय के नाम पर गुंडागर्दी की एक और तस्वीर तमिलनाडु के पलानी से सामने आई है, जहां कुछ लोगों की पुलिस से झड़प हो गई। गुस्साए लोगों ने आगजनी की है। पूरा मामला गौ तस्करी से जुड़ा बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह लोग गाय के नाम पर गुंडागर्दी करते हुए नजर आए और उसके बाद पुलिस को लोगों के साथ जो है वो पुलिस बल भी प्रयोग करना पड़ा, लाठियां भी भांजनी पड़ी हैं। किस तरह से पुलिस ने लोगों को दौड़ा कर पीटा जब स्थिति जो है नियंत्रण से बाहर होती हुई नजर आई। गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी पिलानी हो, झारखंड हो, हर जगह जारी है। भले ही प्रधानमंत्री मोदी गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी को गलत बता रहे हो। रामगढ़ झारखंड की तस्वीर है, पिलानी तमिलनाडु की तस्वीरें हैं। रामगढ़ में तो गौरक्षा के नाम पर सिर्फ प्रतिबंधित मांस इस गाड़ी में होने के शक में लोगों ने कानून अपने हाथों में लिया और गौरक्षा के नाम पर उन्होंने इस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया और ड्राइवर की कहा जा रहा है पीट कर हत्या कर दी। हालांकि अभी ये अपुष्ट खबरें हैं। और वहीं पिलानी में आप देख सकते हैं कि किस तरह से गौरक्षक हिंसक हो गए गौ तस्करी के नाम पर और वहां पर पुलिस को लाठियां तक भांजनी पड़ गई। एक तरफ से देश में आए दिन इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, गाय के नाम पर, गाय की रक्षा के नाम पर इंसान की बलि चढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त चेतावनी दी है। गुजरात की धरती से मोदी ने साफ साफ कहा कि गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी अब बर्दाश्त नहीं होगी। हालांकि उन्होंने तीसरी बार कहा। मोदी ने साफ कहा कि गाय के नाम पर जिस तरह लोग कानून हाथ में ले रहे हैं, ऐसे लोग सुधर जाएं, वरना कानून उनको सुधारेगा। सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ऐसे लोगों पर लगाम कौन लगाएगा? आखिर फर्जी गौरक्षकों पर कार्रवाई कौन करेगा? कानून तो पहले से है, फिर अमल में क्यों नहीं लाया जा रहा? गाय के नाम पर फर्जी गौरक्षकों को एक बार फिर पीएम ने खुली चेतावनी दी। गाय के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को पीएम मोदी ने सख्त संदेश दिया है। आए दिन देश में कहीं न कहीं गाय के नाम पर गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आती हैं और इन तस्वीरों को देखकर पीएम मोदी को भी गुस्सा आता है। एक बार फिर मोदी ने गुजरात की धरती से फर्जी गौरक्षकों को सख्त संदेश दिया है। गुजरात के साबरमती आश्रम में उनका ये दर्द उनकी जुबान पर आ गया। इंसान को मारने का हक मिल जाता, क्या ये गौरव है? क्या ये गौरक्षा है? पूज्य बापू का रास्ता ये नहीं हो सकता। दरअसल पीएम मोदी साबरमती आश्रम के शताब्दी समारोह में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने देश के कई मुद्दों पर बात की। पीएम मोदी ने साबरमती के आश्रम से देश को गांधी और विनोबा भावे के रास्ते पर चलने की नसीहत दी। खासतौर पर गाय के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को पीएम ने सख्त पैगाम दिया। अगर गाय की भक्ति करनी है, गाय की रक्षा करनी है, तो गांधी जी ने और विनोबा जी ने हमें उत्तम राह दिखाई। उसी रास्ते पर देश को चलना ही पड़ेगा। उसी में देश का कल्याण। विनोबा जी जीवन भर गौरक्षा के लिए अपने आप को आहूत करते हैं। एक तरफ पीएम मोदी फर्जी गौरक्षकों पर सख्त हैं, तो दूसरी तरफ तथाकथित गौरक्षकों को लेकर दिए गए इस पैगाम में कांग्रेस को सियासत नजर आ रही है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी कांग्रेस के आरोपों पर हमलावर है। लिंचिंग के बारे में या जो आज स्टेटमेंट दिया है वो अंडर पब्लिक प्रेशर दिया है, क्योंकि जब पूरा भारत कल सड़कों पर निकला तो उस दबाव में दिया उनके राज्य सरकारों ने
और माननीय प्रधानमंत्री ने 3 साल में एक दफा भी एक्शन किसी के खिलाफ नहीं लिया। तो प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज का कोई यकीन और फिर उसका डर क्यों नहीं हो रहा? इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर को वॉक द टॉक करना पड़ेगा। और मेरा मानना यह है कि जमीन पर कुछ असर होने वाला नहीं है जब तक हमारे मुल्क में इंसान की जान की कीमत एक जानवर से कम होगी। ये वाकयात होते रहेंगे। जाहिर है पिछले कई दिनों से गौरक्षा के नाम पर सड़कों पर खुलेआम गुंडागर्दी की कई वारदातें सामने आ चुकी हैं। हाल ही में राजस्थान के अलवर में भी इसी नाम पर एक शख्स को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। मामले को लेकर सड़क से लेकर संसद तक खूब हंगामा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी गौरक्षकों का हंगामा थमा नहीं। ऐसे में पीएम मोदी ने एक बार फिर गाय के नाम पर फर्जी गौरक्षकों को सख्त चेतावनी दी है कि अगर कोई भी कानून हाथ में लेने की कोशिश करता है तो फिर उसे बख्शा नहीं जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। गौरक्षकों को पीएम मोदी ने संदेश दिया तो उन्होंने गाय से जुड़ी एक कहानी भी सुनाई। मोदी जब ये कहानी सुना रहे थे तो उनकी आंखें भर आईं, वो भावुक हो गए। बहुत बड़ी उम्र में उनके यहाँ एक संतान का जन्म हुआ। तो संतान बड़ा हो रहा था। अब छोटी सांकड़ी गली थी। सुबह सुबह गाय को भी एक बड़ी डिसिप्लिन की आदत होती है, तो घरों के पास गुजरती है तो घर वाले भी बाहर निकल के रोटी खिलाते हैं। तो एक गाय थी जो हमारे उस मोहल्ले से आना, हर परिवार के लोग बाहर निकल के उसको रोटी खिलाते। जिनके घर में ये संतान जन्म होता वो भी खिलाते थे। एक बार अचानक कोई हड़कंप हो गई, शायद कुछ बच्चों ने पटाखे फोड़ दिए, क्या हुआ वो घटना मुझे पूरी याद नहीं रही, लेकिन वो गाय फड़फड़ा गई और दौड़ते दौड़ते स्थिति ये बनी, वो जो बच्चा उनका मुश्किल से 3, 4, 5 साल का हुआ था, वो भी दौड़ने लग गया। उसको समझ नहीं आया कि इधर दौड़ू इधर दौड़ू, और जाने अनजाने में वो गाय के पैर के नीचे आ गया। इतने सालों के बाद परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ था और गाय के पैर के नीचे आने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। आप कल्पना कर सकते हैं उस परिवार का माहौल क्या। बड़े दुख के दिन थे, लेकिन दूसरे दिन सुबह से ये दृश्य मैं भूल नहीं सकता। दूसरे दिन सुबह ही वो गाय उनके घर के सामने आके खड़ी हो। किसी भी घर के सामने जाके रोटी नहीं खाई, वो परिवार भी उसको रोटी खिलाता था, नहीं खाई। गाय के आंसू कभी नहीं रुके। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन गाय में खाना खा रही है। गाय न पानी पी रही है, कई दिनों तक उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं। उसके आंख के आंसू सूख गए। सारे मोहल्ले के लोग, उस परिवार के लोग भी लाख कोशिश करते रहे, लेकिन गाय ने अपना संकल्प नहीं छोड़ा और उस संतान, उस बालक की मृत्यु अपने पैर के नीचे हुई है। इसे पीड़ा के मात्र
उस गाय ने अपना शरीर छोड़ दिया। एक बालक के मृत्यु के पश्चाताप में गाय को बलिदान देता हुआ मैंने बचपन में देखा है। वो दृश्य आज भी मेरे सामने जिंदा है। तो एक तरफ मोदी ने फर्जी गौरक्षकों को चेतावनी दी, लेकिन दूसरी तरफ जुनैद की मौत का मामला भी अब तूल पकड़ रहा है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार जरूर किया है, लेकिन अब लोग जुनैद को इंसाफ दिलाने की मांग के नाम पर सड़क पर उतरने लगे। गाय के नाम पर गुंडागर्दी की ये तस्वीरें पुरानी जरूर हैं, लेकिन सवाल अब भी कायम है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि फर्जी गौरक्षकों पर लगाम कौन लगाएगा। इन्हीं सब सवालों को लेकर विपक्षी दलों ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। हरियाणा के वल्लभगढ़ में जुनैद नाम के शख्स की जिस तरह से हत्या की गई, उसके बाद इस मामले ने भी तूल पकड़ लिया। दिल्ली के जंतर मंतर में लोगों ने इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में इस विरोध प्रदर्शन में भीड़ भी उमड़ी। कई नेताओं ने भी जुनैद को इंसाफ दिलाने की इस मुहिम में हिस्सा लिया। ये राज्य के विरुद्ध, राज्य के चुप रहने के विरुद्ध ये जनता का प्रोटेस्ट है और हम इसका समर्थन करते हैं। मैं अपनी जो एज अ सिटीजन माय राइट्स, आई एम असर्टिंग माय राइट्स, फॉर दैट आई एम हियर पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोग्राम। हम आपको बता दें कि 22 जून को वल्लभगढ़ में मथुरा जा रही एक ट्रेन में उग्र भीड़ ने जुनैद नाम के एक युवक को पीटना शुरू कर दिया। चश्मदीदों के मुताबिक झगड़े के दौरान सांप्रदायिक टिप्पणी भी हुई। जख्मी जुनैद की पलवल के एक हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उसके 3 दोस्तों को गंभीर जख्म आए। जुनैद की घटना के विरोध में अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस ने इस मामले के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी देखिए, हमने 4 अक्यूज्ड जो मेन थे वहाँ पे उनको हमने अरेस्ट किया, जिनसे झगड़ा हुआ है, जिन्होंने झगड़ा किया है। अब उनके 2 दिन के रिमांड पे है, उसमें इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ेगी तो हमारे पास एविडेंस और आएंगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक इस तरह के लोगों की गुंडागर्दी चलेगी। कभी गाय के नाम पर तो कभी मजहब के नाम पर हंगामा होगा। सवाल ये भी है कि ऐसे उपद्रवियों पर लगाम कौन लगाएगा, क्योंकि जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो सवाल सरकार पर खड़े होते हैं। सरकार की मंशा को कटघरे में खड़ा किया जाता है और शायद इसीलिए पीएम मोदी को भी ऐसे लोगों को सख्त चेतावनी देनी पड़ी। टीम न्यूज़ नेशन। तो प्रधानमंत्री की सख्त चेतावनी के बावजूद भी गाय के नाम पर गुंडागर्दी लगातार जारी है, लेकिन सवाल उठता है कि अगर प्रधानमंत्री ने खुद को इस मुद्दे से पूरा अलग तलग कर लिया है और जिस तरह से सख्त संदेश दे दिया है, उसके बावजूद भी ये गुंडागर्दी गाय के नाम पर रुक क्यों नहीं रही है। हम आपको आंकड़े दिखाते हैं, पिछली कुछ घटनाएं दिखाते हैं। 13 जून 2017 को राजस्थान के बाड़मेर में 5 ट्रक ड्राइवर से मारपीट हुई, ट्रक को आग के हवाले कर दिया और मुद्दा वही था। भुवनेश्वर में ट्रेन में गाय ले जा रहे 2 लोगों की पिटाई कर डाली। 27 मई 2017 की यह घटना है। चलिए, अगर आपको शक भी है कि गाय के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तस्करी हो रही है, वो हत्या हो रही है, तो पुलिस है, कानून है, आप अपने हाथ में क्यों कानून ले रहे हैं। 14 मई 2017 को उज्जैन में एक शख्स की बेरहमी से पिटाई की गई। हालांकि 4 लोगों की गिरफ्तारी जरूर हुई, लेकिन गौरक्षा के नाम पर यह गुंडागर्दी थमी हो ऐसा नहीं लग रहा। 21 अप्रैल 2017 को जम्मू में एक परिवार के लोगों के साथ मारपीट हुई है गौमांस के मुद्दे को लेकर। 1 अप्रैल 2017 को अलवर में पहलू खान के साथ मारपीट की गई, मुद्दा वही गौरक्षा। 12 फरवरी 2017 को रात के वक्त रेवाड़ी में गुंडागर्दी हुई, 1 दर्जन से ज्यादा लोगों का हंगामा हुआ। कहीं पर गौमांस का शक होता है, कहीं पर गाय तस्करी का शक होता है, और इसी वजह से लोग जो है कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, बिना जांच की इंतजार किए हुए या बिना पुलिस को इत्तला देने के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार काम कर रहे हैं और उनका यह अंदाज सुर्खियां भी बटोर रहा है। दुनिया भर में उनकी एनर्जी को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि विदेश दौरे के बाद देश के भीतर भी उनका दौरा शुरू हो चुका है। 3 देश 4 दिन, कुल 26,000 किलोमीटर का सफर तय कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश लौटे। 66 साल की उम्र में मोदी बिना रुके, बिना थके एक नई मिसाल गढ़ रहे हैं।
क्योंकि लौटने के साथ ही मोदी एक बार फिर गुजरात के दौरे पर हैं, 2 दिनों के लिए। इसके साथ ही दिल्ली लौटने पर मोदी एक बार फिर आधी रात तक जीएसटी के विशेष सत्र में शिरकत करेंगे। जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये अंदाज न केवल देशवासियों के लिए सबक बन गया है, बल्कि दुनिया में चर्चा का विषय भी है। पूरे वक्त का इस्तेमाल। बाकी नेताओं से अलग मोदी अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए खासे चर्चित हैं और इनकी ये खूबी उनके दौरों में भी झलकती है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री मोदी रात में ही यात्रा करना पसंद करते हैं, जिससे दिन का समय अहम बैठकों और मुलाकातों को दिया जा सके। इसके लिए अपने दौरे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना तो पुर्तगाल में रात बिताते नजर आए और ना ही नीदरलैंड्स में। 95 घंटे की विदेश यात्रा में प्रधानमंत्री कुल 32 कार्यक्रमों में शामिल हुए। इनमें पुर्तगाल के 8, अमेरिका के 17, नीदरलैंड्स के 7 कार्यक्रम शामिल हैं। मोदी की दिनचर्या हैरान करने वाली होती है। जरा सोचिए कैसे उन्होंने 4 दिन में 3 देशों के कई अहम नेताओं से मुलाकात कर ली। मोदी ने विदेश दौरे में कुल 95 घंटे 20 मिनट का वक्त बिताया, जिनमें से तकरीबन 33 घंटे हवाई सफर में बीते। 62 घंटे 30 मिनट वो काम करते रहे। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी सफर के दौरान आराम करते हों, बल्कि इस दौरान भी वो काम करते हैं। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई सफर में भी कई अहम मीटिंग करते हैं। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और वित्त सचिव शामिल होते हैं। मीटिंग में जिन जगहों का दौरा कर चुके होते हैं और जहां अगला दौरा होता है, उस पर चर्चा होती है। कई दूसरे अहम विषय पर भी बातचीत होती है। इसके अलावा पीएम रूटीन फाइल्स को भी हवाई यात्रा के दौरान ही चेक करते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी मोदी के चेहरे पर ना तो शिकन होती है और ना ही थकान। वो लगातार काम करते रहते हैं। जाहिर है कि पीएम के इस अंदाज से उनके विरोधियों को भी रश्क हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं अपनी छाप जरूर छोड़ देते हैं। उनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों की यात्रा के अपने पड़ाव में नीदरलैंड पहुंचे, जहां के प्रधानमंत्री मार्क रूट ने मोदी को एक अनोखा गिफ्ट दिया, जिसे पाकर मोदी भी गदगद हो गए। भाई आखिर ऐसा क्या खास दिया, देखते हैं। पीएम मोदी को कभी साइकिल की सवारी करते हुए आपने देखा है? पीएम मोदी को कभी आपने साइकिल चलाते देखा है? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट और साइकिल पर सवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें बेहद खास हैं और ये साइकिल भी अपने आप में बेहद खास है। नीदरलैंड के पीएम मार्क रूट ने ये साइकिल पीएम मोदी को बतौर गिफ्ट के तौर पर दी है और पीएम ने खुद इस गिफ्ट की तस्वीर ट्विटर पर साझा कर लोगों को जानकारी दी है। ट्विटर पर जारी इस तस्वीर को गौर से देख लीजिए। मोदी साइकिल में बैठे हुए हैं, मार्क रूट उनके बगल में खड़े हैं और दोनों ही ठहाके लगा रहे हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि नीदरलैंड के पीएम मार्क रूट ने मोदी को साइकिल गिफ्ट में क्यों दी है, तो इसका भी जवाब हमारे पास है। दरअसल मार्क रूट खुद साइकिलिंग के बड़े शौकीन हैं। अक्सर वो नीदरलैंड की सड़कों पर साइकिलिंग करते नजर आ जाते हैं। सोशल मीडिया में मार्क रूट के साइकिलिंग के वीडियोस भी भरे पड़े हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से मार्क रूट नीदरलैंड की सड़कों पर साइकिलिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। नीदरलैंड के पीएम ने जो साइकिल मोदी को गिफ्ट की है, उस हल्के नीले रंग की साइकिल के पहले पहिए पर एक LED लाइट लगी है, जो तभी जलेगी जब साइकिल चलेगी। आपको बता दें कि नीदरलैंड में हर वर्ग के लोगों के बीच में साइकिल बहुत ही फेमस है। नीदरलैंड में साइकिल को कहीं भी आने जाने के लिए प्राथमिकता दी जाती है। एक डेटा के अनुसार साइकिल 36% लोगों का पसंदीदा वाहन है। पर्यावरण को बचाने की मुहिम में नीदरलैंड के लोग काफी संजीदा हैं। नीदरलैंड में साइकिल लोगों के जीवन का अहम हिस्सा है। 1.5 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस देश में करीब 1.8 करोड़ साइकिल्स मौजूद हैं। और सबसे खास बात यह है कि जहां दुनिया भर के बाकी देशों के बड़े नेता महंगी कारों को तवज्जो देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीदरलैंड के पीएम खुलेआम साइकिल चलाते हैं। और मोदी को ये साइकिल गिफ्ट करने का मकसद साफ है, दुनिया को प्रदूषण मुक्त जो करना है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात चीन की साजिश की करते हैं। वो साजिश जिसे ड्रैगन सिक्किम की सीमा पर अंजाम देने की फिराक में है। सरहद पर फौजियों की तनातनी के बाद अब चीन ने आर्मी चीफ बिपिन रावत के बयान पर भी एतराज जता दिया है, और वो भी उस वक्त जब बिपिन रावत खुद सिक्किम में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए गए हुए हैं। सिक्किम के डोंगलांग से सटे बॉर्डर पर भारत और चीन के फौजियों के बीच हुई ये तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है, और अब चीन हर उस मुमकिन करतूत को अंजाम दे रहा है जिसे उकसावे के सिवा कुछ और नहीं कहा जा सकता।
चीन की फौज ने गुरुवार सुबह तिब्बत के पठार में अल्ट्रा लाइट टैंक्स का परीक्षण किया। इस अभ्यास में चीन में विकसित किए गए इन नए हल्के टैंक्स के पैरामीटर का परीक्षण किया गया। हालांकि चीन ने इसे एक रेगुलर एक्सरसाइज करार दिया, लेकिन भारतीय सीमा के नजदीक तिब्बत के पठार पर हल्के टैंक उतारने का मतलब यही है कि चीन खुद को जंग जैसे हालात के लिए तैयार कर रहा है। तिब्बत भले ही एक पठार है, लेकिन ये छोटी छोटी चोटियों से घिरा है। ऐसे में भारी टैंक का मूवमेंट तिब्बत जैसे पठार पर काफी मुश्किल हो जाता है और हल्के टैंक इस मुश्किल को कम कर सकते हैं। बहुत मुमकिन है कि चीन ये अभ्यास कर रहा हो कि कैसे तिब्बत के रास्ते जंग के हालात में आर्म डिवीजन भारत की सीमा तक लाई जा सके। वहीं दूसरी तरफ सेना प्रमुख बिपिन रावत ने भी सिक्किम का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। चीन लगातार भारत से सिक्किम बॉर्डर से फौज को पीछे ले जाने के लिए कह रहा है और ये बयान चीन के इरादों को जाहिर करता है। चाइना वहाँ पे जबरदस्ती करना चाहता है तो भारत की आर्मी को इंटरफेयर करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जो बेसेस हैं दोनों साथ साथ हैं। तो जब इस चीज़ को रोका गया तो चाइना ने फोर्सेबली भारत की फौजियों को पीछे धकेला। ये एक गलत बात है। अगर बॉर्डर पे कोई डिस्प्यूट है तो उसको मिल बैठ के समझाया जा सकता है, पर चाइना शायद ऐसा नहीं चाहता है। वो थोड़ी वहाँ पे एस्केलेशन बढ़ाना चाहता है। चीन की इन करतूतों के पीछे एक बड़ी वजह हिंदुस्तान की कामयाब कूटनीति भी है। अमेरिका में जिस तरह ट्रंप ने मोदी का स्वागत किया, उसने साबित कर दिया कि ओबामा के बाद अब ट्रंप सरकार भी भारत को बड़े सहयोगी के तौर पर देखती है। तो वहीं अब प्रधानमंत्री मोदी का इजरायल दौरा भी भारत को एक और अंतर्राष्ट्रीय आयाम देने वाला है और यही चीन की फिक्र का सबसे बड़ा सबब है। टीम न्यूज़ नेशन। इधर चीन हिंदुस्तान की तरफ आंखें तरे रहा है तो उधर भूटान चीन के विरोध में उतरा है। भारत भूटान चीन ट्राई जंक्शन पर चीन की फौज के सड़क बनाने का भूटान ने विरोध किया। ये है वो ट्राई जंक्शन जिसे लेकर अब भूटान चीन के विरोध में उतर आया है। भारत भूटान और चीन की सीमा इस ट्राई जंक्शन पर मिलती है और इस ट्राई जंक्शन में चीन अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। इसी कोशिश में चीन ने डोंगलांग से सटे इस ट्राई जंक्शन के इलाके में सड़क बनाने की कोशिश की थी, जिसके विरोध में भूटान ने चीन को डे मार्च इश्यू कर दिया है। हालांकि चीन ने साफ कहा कि चीन की फौज ने अपने इलाके में कार्रवाई की, लेकिन भूटान का एतराज बताता है कि चीन धीरे धीरे भारत के इस पुराने दोस्त को भी नुकसान पहुंचाने की फिराक में है। भारत भूटान और चीन को जोड़ता है ट्राई जंक्शन सामरिक तौर पर काफी अहम है। इस इलाके को चिकन नेक भी कहा जाता है। देखिए, यही है वो चिकन नेक जिस पर प्रभुत्व हासिल करने के लिए चीन सालों से कोशिश करता चला आ रहा है। चुम्बी घाटी के नाम से जाने जाने वाले इस चिकन नेक का आकार आपको बता देगा कि यहाँ कब्जा होते ही चीन की फौज भारत और भूटान दोनों की सीमाओं के बिल्कुल नजदीक पहुँच जाएगी। साथ ही इस इलाके में अंदर तक पहुँच हो जाने से भारत के पूर्वोत्तर तक पहुँचने का रास्ता यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी निशाने पर आ जाएगा और युद्ध जैसे हालात में ये ब्लॉकेज में मदद कर सकता है। चीन और भूटान का छोटा लेकिन पुराना सीमा विवाद है। चीन भूटान की सीमा में आने वाले तकरीबन 89 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर अपना दावा जताता है। इस इलाके का एक बड़ा हिस्सा डोंगलांग से जुड़ता है, जो सीधे सिक्किम तक पहुंच स्थापित करता है और साथ ही भूटान की लंबी सीमा तक भी पहुंच बनाता है। पर चाइनीज ने देखा कि उनको स्ट्रेटेजिकली उनको बड़ा भारी डिसएडवांटेज है चुम्मी वैली में, तो वो उधर से डोकलाम से डोकाला पास के तरफ से उसको रोड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि उनको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर, यदि वहाँ से पाकिस्तान चाइना आना चाहता है और चुम्बी वैली को कंट्रोल करने के लिए। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भूटान ने भारत को अपनी सीमा और धरती के इस्तेमाल की इजाजत भी दी थी, जिसकी वजह से चीन और भूटान के बीच तभी से तनातनी बरकरार है। भूटान भले ही चीन के खत के आगे छोटा नजर आता हो, लेकिन इस छोटे से मुल्क ने भी ये साबित कर दिया कि वो चीन की विस्तारवादी दादागिरी को किसी कीमत पर नहीं सहेगा। टीम न्यूज़ नेशन।